किसी भी समाज की भौतिक संरचना के निर्माण में जिन समुदायों का योगदान होता है उनमें गांव, कस्बे और नगर का प्रमुख स्थान होता है। इनकी सामाजिक, पारिस्थितिकी, भौतिक संरचना तथा जीवन शैली में काफी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसी कारण से इन्हें हम एक दूसरे से भिन्न समुदाय भी कहते हैं। वर्तमान युग में ग्रामीण और नगरीय समाज की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और यही कारण है कि वर्तमान समाजों की सामाजिक संरचना बदलती जा रही है। ऐसे समाजों को समझने के लिए इसकी भौतिक संरचना से संबंधित प्रकृति को समझने के साथ साथ इनमें होने वाले वर्तमान परिवर्तन को समझना आवश्यक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र में भारतीय समाज की संरचना ग्राम या गांव की। बात अगर ग्राम या गांव के अर्थ की करें तो गांव सीमित व निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित संख्या में सामान्यतः 3000 से कम की लोगों की बहुत कुछ ऐसी अस्थायी बसावट को कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 3000 अथवा उससे कम व्यक्ति निवास करते हों तो उसे गांव कहा जा सकता है। भारत में बहुत से गांवों की जनसंख्या 5000 से अधिक भी है। आंकड़ों की बात करें तो भारतीय समाज की संरचना में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 5,80,000 गाँव का समावेश है। इनमें 3.38 लाख गाँव केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में है। गांव में सामान्यतः लोगों की जीविका का प्रमुख आधार कृषि होता है, परंतु अधिकांश गांवों में सभी व्यक्ति कृषि के द्वारा ही आजीविका उपार्जित नहीं करते, बल्कि अनेक उद्योगों और दूसरे व्यवसायों के द्वारा भी आजीविका उपार्जित करते हैं। गांव में लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध प्राथमिक होते हैं। गांव में लोगों का जीवन परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित होता है और यहाँ पर परिवर्तन कम या बहुत धीमा होता है। गांव शब्द का प्रयोग हम आदिकाल से करते चले आ रहे हैं और उस समय गांव के अर्थ का प्रयोग सामाजिक संबंधों को अस्थायित्व या स्थायी प्रदान करने वाले संगठन के रूप में किया जाता था। आगमन का मानना है कि आरंभिक काल में गांव में न तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति होती थी और न ही लोगों के व्यवहारों को नियंत्रण के लिए नियमों की कोई समान व्यवस्था ही थी। गांव की परिभाषा की बात करें तो मेरिल और एल्ड्रिज के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। इस प्रकार मेरिल और एल्ड्रिज ने गांव को ग्रामीण समुदाय के रूप में परिभाषित किया और यह बताया कि जिनमें संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कि एक छोटे से केंद्र या स्थान पर चारों ओर से संगठित या एकत्रित होते हैं तथा वे सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं अथवा सम्मिलित होते हैं। ग्राम अथवा गांव की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता, ग्राम अथवा गांव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अथवा स्थान पर बसे होते हैं और इनका क्षेत्र निश्चित व सीमित होता है। दूसरी विशेषता, एक गांव का प्रकृति के साथ निकट व घनिष्ठ संबंध होता है। इनका मानना है कि उनके पास आज जो भी कुछ है वह सब प्रकृति का ही दिया हुआ है। तीसरी विशेषता, गांव की आबादी आमतौर पर 5000 से कम होती है, क्योंकि जब कभी भी एक गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह अक्सर दो छोटे छोटे गांव में विभाजित हो जाता है। चौथी विशेषता, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। गांव के लोगों में व्यवसायिक भिन्नता कम होती है। यहाँ पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि आधुनिक गांव में कृषि में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को महत्व दिया जाने लगा है। पांचवी विशेषता, गांव में विभिन्न समूह एक दूसरे के कार्यों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा गांव में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। जजमानी प्रथा तथा जाति व्यवस्था का प्रभाव भी हमें गांव में देखने को मिलता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली, जनमत की प्रधानता, अशिक्षा और भागवादिता भी गांव की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ग्राम अथवा गांव के प्रकारों की बात करें तो सोरोकिन ने ग्रामों के वर्गीकरण के दो आधार बतलाए हैं। पहला घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर। सोरोकिन ने बताया कि घरों के संगठन के आधार पर गांव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, केंद्रित ग्राम। केंद्रित ग्राम का तात्पर्य ऐसे गांव से लगाया जाता है जहां पर किसान घरों का एक झुंड या समूह बनाकर रहते हैं और इनकी कृषि योग्य भूमि गांव के बाहर देखने को मिलती है। दूसरा, विकेंद्रित ग्राम। ऐसे ग्रामों में किसान अपने खेतों के किनारे छोटे छोटे समूह बनाकर घरों में निवास करते हैं। H.J. पीक ने मानव के भ्रमणशील जीवन से कृषि अवस्था वाले जीवन तक के उद्विकास के
आधार पर गाँव को 3 भागों में विभाजित किया है। इनके अनुसार पहला, प्रवासी कृषि ग्राम। प्रवासी गांव का तात्पर्य ऐसे गांव से लगाया जाता है जहां के निवासी किसी स्थान पर थोड़े समय तक रहते हैं और फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे ग्रामों को प्रवासी कृषि ग्राम कहा जाता है। दूसरा, अर्ध अस्थायी कृषि ग्राम। ऐसे ग्राम प्रवासी कृषि ग्राम की तुलना में अस्थायी रूप से देखने को मिलते हैं और ऐसे ग्रामों में अस्थायी ग्राम की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्थायी कृषि ग्राम कहा जाता है। तीसरा, अस्थायी कृषि वाले ग्राम। H.J. पीक ने बताया कि ऐसे गांव के लोग एक स्थान पर पीढ़ियों से ही नहीं बल्कि कई शताब्दियों से ही वहां रहते आए हैं और वहीं पर कृषि भी करते हैं। डॉक्टर C.S. दुबे ने गांव के वर्गीकरण के 6 प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार किसी भी गांव को उनके प्रमुख आधारों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। पहला, आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा, प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा, भू स्वामित्व के आधार पर। चौथा, अधिकार और सत्ता के आधार पर। पांचवा, दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर और छठवां, अस्थायी परंपरा के आधार पर।